हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज है थर्सडे और आप थर्सडे को पता है कि ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन आज फ्रेंड्स थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा कम कर दिया हूँ। 40 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। इससे पहले कि बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो जा करके चेक कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए में ये पड़ता है। इसे याद रखेंगे, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत चूंकि प्लेट विवर्तनिक है, बिल्कुल सही। हिमालय के पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन सही होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सभी के सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल। अगला प्रश्न बनता है कि 19 जुलाई 1969 को जब भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनमें से प्रत्येक में जमा की न्यूनतम राशि कितनी थी? तो ध्यान रखना है कि पहली बार कब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969, 19 जुलाई 1969। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, जो कि करनाल में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच बने भूभाग को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग दोहाब के नाम से जानते हैं, दोहाब। ऑप्शन बी दोहाब। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के लकड़ी के सर्वाधिक जो वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी कि सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतनगर। अब ये पंतनगर कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है और इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1960 में किया गया था। 1960, ये ध्यान में रखना है। कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर, स्वेज नहर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है? तो कह सकते हैं कि तापमान बढ़ती गहराई के साथ बढ़ता है, यानी कि जैसे ही जितनी गहराई हम लोग जाएंगे, गहराई बढ़ेगा तो तापमान भी पृथ्वी का बढ़ता जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि हम कह सकते हैं समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन डी। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी जो कि हम कह सकते हैं ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अच्छा, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ता है? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पड़ता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हम रख सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, उदयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देहरादून स्थित जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान है, इनके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर प्रदेश में वनों की स्थिति का रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? देखिए, 2019 में प्रकाशित किया गया था, उसके बाद 2021 में किया गया, यानी हर 2 वर्ष पे ये प्रकाशन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष पर। अगला प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा दिया गया था क्रॉमर के द्वारा। क्रॉमर, ऑप्शन सी। शंकरलाल गुप्त जो गुरु समिति है, इनका संबंध किससे था? शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? इस समिति का गठन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय और इन्होंने अपना रिपोर्ट 2001 में प्रस्तुत किया था। इसका संबंध हो जाता है कृषि विपणन। ठीक है, कृषि विपणन से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे।
आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गणना की जाती है किस में की जाती है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गणना की जाती है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में किया जाता है, विकासशील, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? इसमें हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। समष्टि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत हम यहाँ पे रख सकते हैं गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं, गेहूँ रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूँ, सरसों, चना ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजना की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्टार्ट किया गया था 1999। 1999, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? नौरोजी और सिराज। नौरोजी और सिराज, ऑप्शन सी। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता हो? अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच, यानी कि विनिमय पत्र के बीच का अंतर वो जानता हो, उसे कहा जाता है अच्छा बैंकर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है किस पर? तो पूंजी निर्माण जो करता है कुल बचत पर। ठीक है, पूंजी निर्माण कुल बचत पर, ऑप्शन सी। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था कहा जाता है, यानी उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या होता है? उत्कर्ष अवस्था हम वो कहते हैं स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। जब स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है तो उसे कहा जाता है उत्कर्ष अवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए होगा मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर कौन सा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। ठीक है, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य का प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इंद्रावती। इंद्रावती जो जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ताला जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? ताला जल विद्युत परियोजना, तो इसका संबंध किसको आपत्ति है? भूटान को। भूटान, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो है तापीय विद्युत। तापीय विद्युत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि भारतीय जलवायु सामान्यतः किससे प्रभावित होती है? भारतीय जलवायु सामान्यतः किससे प्रभावित होती है? यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर में हिमालय की उपस्थिति से भी और दक्षिण में हिंद महासागर, दोनों के कारण से ये प्रभावित होता है। सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी राज्यों और उसकी महत्वपूर्ण फसलों गलत तरीके से मेल खाती है? राज्य के साथ उसके फसलों के साथ गलत मैच किया गया। देखिए, मूंगफली का संबंध गुजरात में बिल्कुल सही है, कपास महाराष्ट्र सही है, जूट पश्चिम बंगाल सही है, तो गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम उत्तर में से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उमियम जो झील पड़ता है वो आपका मेघालय में पड़ता है। मेघालय यानी कि हम शिलोंग यहाँ पे टिक करेंगे। शिलोंग के उत्तर से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है उमियम झील। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स देख रहे हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दिल्ली है। जबकि राज्य की बात करें तो राज्य आपका बिहार हो जाता है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर अंडमान में पड़ता है, उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की भारत का एप्पल राज्य कौन सा है? किसे हम लोग एप्पल स्टेट के नाम से जानते हैं? जैसे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश होता है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश होता है, उसी तरह से एप्पल स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एन्यूलर
पैटर्न में नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? एन्यूलर पैटर्न में नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ये अंगूठी की तरह, ठीक है, अंगूठी की तरह प्रवाहित होती है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इनकी दिशा अंगूठी की तरह होता है। नेक्स्ट वन है कि नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो क्या है? जैसा कि आपको पता है 2001 के अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात था वो 933 था, लेकिन 2011 के तुलना में अगर हम बात करें तो ये 943 हो गया, यानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कह सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि अलमाती जो बांध है वो स्थित है। अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? और आपको पता है कि इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित है, उत्तरी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक में ये पड़ता है, इसे याद रखना, राइट। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से मैंने कम यहाँ पे लिए थे आज। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण, मुद्रा और साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है, आरबीआई, ऑप्शन सी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, आरबीआई का गठन कब किया गया था? कमेंट करिए। साथ ही साथ आरबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? और थर्ड पॉइंट की आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तीनों के तीनों पॉइंट्स क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।